हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग लास्ट क्लास में अभी तक अपने डिस्कस किए हैं बेसिक अकाउंटिंग थ्योरी में। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस किए थे यूनिट 1, जिसमें हम लोगों ने देखा था मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, उसके मीनिंग को समझा, उसके स्कोप को समझा। और उसके बाद जो हमारा सेकेंड चैप्टर रहा वो बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही ट्रिकी सा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल भरा रहा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है, तीनों में डिफरेंस क्या होता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने 12 अलग अलग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट देखे, उसके यूजेस देखे कि उसके पीछे का क्या लॉजिक है, ये सब हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से हमारा पहला 2 यूनिट खत्म हो चुका है। अब हमारा हम लोग मूव करते हैं अपने थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट हालांकि अलग से पढ़ने जैसा कुछ भी नहीं है। इसका नाम है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ग्लॉसरी। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ग्लॉसरी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे। तो एक वर्ड में अगर मैं बता दूं तो ये कुछ नहीं, बस अकाउंट्स का डिक्शनरी है। क्या है? अकाउंट्स का डिक्शनरी। सर क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर क्या ये चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? नहीं, हम लोग ये चैप्टर पढ़ने नहीं जा रहे। क्यों सर? क्योंकि ये डिक्शनरी है। ये क्या है? डिक्शनरी है। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी पढ़ते हैं क्या कभी आप? नहीं ना। डिक्शनरी का यूज क्या होता है? हम लोग डिक्शनरी कब रेफर करते हैं? जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं और वहां पे हमें लोग कुछ समझ में नहीं आता है तो हम लोग डिक्शनरी में आके उसका मतलब देखते हैं। ये जस्ट लाइक वही है। अकाउंट्स के अंदर जितने भी अलग डिफरेंट टर्म यूज होते हैं जो डेली लाइफ में हम लोग कभी सुने नहीं होंगे, उस वर्ड का क्या मतलब होता है वो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो क्या एक एक वर्ड को यहाँ पे पढ़ के फायदा है क्या? नहीं, कोई फायदा नहीं है। अभी जैसे मैं एक्सेप्टेंस है, अकाउंटिंग पॉलिसी है, अक्रूवल है, ये मैं आपको बता दूं तो कितना मुश्किल होगा ये चीज आपको याद रखना। बहुत मुश्किल होगा। जब इसको आप अपने आगे की पढ़ाई में यूज करोगे, उस वक्त में अगर इसका मतलब आपको समझाऊंगा तो आपको बेटर याद रहेगा आगे। ठीक है? तो इस चैप्टर को हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं। इसके हर एक वर्ड को जैसे आप देख सकते हो कि पहले ए से स्टार्ट है। देख रहे हो ना? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टार्ट है। फिर बी का सीरीज आएगा, बैड डेट से स्टार्ट हो गया। बैड डेट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है। तो ये एक डिक्शनरी की तरह ही है कि अकाउंट्स में जितने भी वर्ड यूज होते हैं उसका क्या मतलब होता है, वो यहाँ पे हमारा हमको इस चैप्टर में दिया गया है। इस चैप्टर को हम लोग अलग से नहीं पढ़ रहे। अब जैसे फेयर मार्केट वैल्यू है, मैं अभी समझाने जाऊँ फेयर मार्केट वैल्यू तो इस पे 3 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। फर्स्ट चेंज है, फीफो है, जब मैं ये समझाने लगूं तो इसको समझाने के लिए मुझे पहले 2 घंटे का लेक्चर देना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक एक वर्ड को मैं आपको अलग अलग से समझाते रहूं। ठीक है? तो ये हम लोग सीखेंगे नहीं क्या? नहीं, बिल्कुल सीखेंगे। ये हम लोग कब सीखेंगे? ये अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर में सीखेंगे, अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है? अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग इस यूनिट को स्किप करके अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट यूनिट है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो हम लोग चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। इस यूनिट में क्या है, कितना है, हम लोग अच्छे से सब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से ध्यान से एकदम फोकस होके मेरी बात को सुनिएगा, और फिर जब मैं बुक में गो थ्रू करवाऊंगा तो हम लोग साथ साथ में करेंगे। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले है कैपिटल। सबसे पहले जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले है कैपिटल, फिर है रेवेन्यू। कैपिटल के अंदर कैपिटल पेमेंट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू रिसीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल रिसीट क्या होता है और कैपिटल पेमेंट क्या होता है, फिर रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, रेवेन्यू पेमेंट क्या होता है। तो बात कुछ ऐसा है कि एक बात बताइए, बिजनेस का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? बिजनेस कैसे, कोई लोग इंसान बिजनेस करता है तो कैसे? बस 15 से 20 मिनट लगेगा मुझे ये समझाने में। 15 से 20 मिनट तक आप लोग मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिए। आप लोग का पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि कैपिटल रिसीट क्या होता है, कैपिटल रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, इस सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है? बिजनेस स्टार्ट ऐसे होता है कि जो जो भी कोई बिजनेस करना चाहता है वो पहले कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, वो पहले कुछ पैसे को जुगाड़ करता है, कुछ पैसे से कुछ
सामान खरीदता है, उस सामान को बेचता है और फिर वो प्रॉफिट अर्न करता है। ये एकदम सिंपलेस्ट लाइन में मैंने आपको समझा दिया कि पैसे का जुगाड़ करता है, सामान खरीदता है, सामान बेचता है और प्रॉफिट कमाता है, और ये उसका बिजनेस है। ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब एक बात बताओ, ये सेलिंग और परचेजिंग के डील में मैं पहले परचेज कर रहा हूं, फिर सेल कर रहा हूं और मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, ये मेरा बिजनेस है। इसके डील में, परचेज और सेल करने के डील में पैसे का इनफ्लो हो रहा है और पैसे का आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो इनफ्लो समझ रहे हो? इनफ्लो मतलब पैसा अंदर की तरफ आ रहा है, मेरे जेब में पैसा आ रहा है, और आउटफ्लो मतलब मेरे जेब से पैसा जा रहा है। तो यहां पे इनफ्लो आउटफ्लो मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो, पैसे का क्या नेचर है ना, मैं यहां पे थोड़ा कुछ लिखना चाहूंगा। पैसे का क्या नेचर है? पैसे का एक सेकेंड, हाँ, मनी, मनी जो होता है ना, पैसा जो होता है ना, ये सिर्फ दो ही तरफ मूव करता है, या तो इनफ्लो या फिर आउटफ्लो। या तो पैसा अंदर आएगा या तो पैसा जाएगा। पैसा का यही काम है। पैसे का क्या काम है? पैसे या तो अंदर आएगा या तो बाहर जाएगा। ठीक है। अब ये जो आउटफ्लो है ना, ये जो आउटफ्लो है ना, इसको फर्दर दो पार्ट में कर देता हूं मैं। एक होता है एक्सपेंस और एक होता है असेट, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। और इनफ्लो में भी दो पार्ट होता है। एक होता है हमारा इनकम और एक होता है हमारा लाइबिलिटी। यही चार, कल मैंने भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो, कि अकाउंटिंग की दुनिया में चार चीज के अलावा कुछ होता ही नहीं है। असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। देख लो, आपको आपकी नजर के सामने सब कुछ है, आपके नजर के सामने सब कुछ है। इनकम है, लाइबिलिटी लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है और असेट है। मनी का क्या, कितना फ्लो? मनी का दो फ्लो, एक इनफ्लो एक आउटफ्लो। इनफ्लो के अंदर इनकम और लाइबिलिटी, आउटफ्लो के अंदर एक्सपेंस और असेट, दो ही चीज होता है। चलो, इतना तो में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अभी इनकम क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, असेट क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में समझाया भी था, लास्ट वीडियो में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इनकम, जो भी हम कमाते हैं, जो भी हम कमाते हैं, जो मेरा प्रॉफिट होता है, जो मेरा रिवॉर्ड होता है, जो मेरा रेम्यूनरेशन होता है, जो मेरा कॉम्पेंसेशन होता है, वो मेरे लिए मेरा इनकम है। लाइबिलिटी क्या है? जो मुझे किसी को देना है, जो मेरे पास तो है लेकिन मेरा नहीं है, उसमें मेरा राइट नहीं है, मेरा ओनरशिप नहीं है, तो मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। अगर हमको किसी को कुछ देना है ना, मेरा ऑब्लिगेशन बनता है किसी को कुछ देना, ऑब्लिगेशन टू पे। लाइबिलिटी के डिफिनेशन में हम लोग लिखते हैं ऑब्लिगेशन टू पे। तो अगर मेरा ऑब्लिगेशन बनता है किसी को कुछ देना, तो मेरे लिए लाइबिलिटी है। एक्सपेंस क्या है? इनकम अर्न करने के लिए या फिर अदरवाइज भी, अगर हम कहीं पे कोई पेमेंट करते हैं जिसका हमको कोई बेनिफिट मिलता है, हम क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं, आउटफ्लो हो रहा है, जिसका हमको कोई बेनिफिट मिलता है और उस बेनिफिट को हम यूज करके खत्म कर देते हैं, वो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। समझ में आया? और असेट क्या है? असेट वो चीज है जो मेरे पास भी है, मेरा है, उसका यूज कर रहा हूं मैं, उसका बेनिफिट सीधा मुझे पहुंच रहा है, उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट किसको मिल रहा है? मुझे मिल रहा है। तो वो क्या मेरे लिए असेट है। मैंने वापस एक बार रिपीट कर दिया, इनकम, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, असेट क्या होता है। अभी आप थोड़ा सा सोचो कि अगर पैसे, क्या होगा पैसे का? क्या होगा? या तो आपके जेब में आएगा या तो आपके जेब से जाएगा। पैसे का और कोई काम है क्या? नहीं ना। जला के हम थोड़ी ना हाथ सेक सकते हैं। पैसे का काम क्या है? पैसे या तो आप कमाओगे या तो खर्च करोगे, दो ही तरफ मूव करेगा। तो पहले हम बात करते हैं आउटफ्लो की। पहले हम किसकी बात करते हैं? आउटफ्लो की। तो भैया एक बात बताओ, पैसे आपके जेब से निकल रहे हैं तभी आउटफ्लो है, निकल रहे हैं। अब एक्सपेंस किसको कहते हैं और असेट? कौन सा आउटफ्लो मेरा एक्सपेंस बनेगा और कौन सा आउटफ्लो मेरा असेट बनेगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे?
एक बात बताओ, मैं इस पेन का एग्जांपल लेता हूं, इससे में आपको एक्सपेंस भी समझ में आ जाएगा और एसेट भी समझ में आएगा। ये पेन मान लो है 10 रुपए का, कितने रुपए का? 10 रुपए का पेन है। मैंने अपने जेब से 10 रुपए निकाले, मैंने इस पेन को खरीदा, ठीक है, मैंने पेन को यूज किया, 1 महीने तक मैंने इस पेन को यूज किया, 1 महीने बाद ये पेन खत्म हो गई, अब ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है, तो मैंने इसको फेंक दिया। मेरे तो 10 रुपए चले गए ना। बदले में मुझे क्या मिला? बदले में मुझे 1 महीने तक इस पेन का कंजम्पशन मिला, यूटिलिटी प्रोवाइड किया इसने मुझे, किया ना। मेरी जो जरूरतें थी लिखने की वो सेटिस्फाई हो गई। ये इसी चीज के मैंने 10 रुपए खर्च किए ना। तो अगर किसी चीज का, अगर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कोई पेमेंट कर रहा हूं, जिस भी वजह से वो पेमेंट, जिस भी चीज के लिए मैं वो पेमेंट कर रहा हूं, उसका फायदा मुझे कुछ पीरियड, अभी मैं पीरियड स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं, आगे मैं करूंगा, कुछ पीरियड के दौरान ही उसका मुझे फायदा मिलके खत्म हो जाएगा। तो ऐसी चीजों को हम खर्चा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खर्चा बोलते हैं। 10 रुपए का पेन खरीदा मैंने, लिख के खत्म कर दिया, उसका फायदा मुझे कितने दिन तक हुआ? बस एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही हुआ ना, बस एक पर्टिकुलर पीरियड, और वो पीरियड भी कम ही 1 महीने का ही था। जनरली बिजनेस में 1 साल का होता है, जनरली बिजनेस में कितना होता है? 1 साल का होता है। क्यों होता है 1 साल का? हम लोग याद करो, पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में क्या पढ़े हैं कि अकाउंटिंग जो होती है ना, वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की होती है, कभी कभी 3 महीने, 6 महीने, जनरली वो 1 साल की होती है। तो अगर कोई ऐसा पेमेंट है जिसका फायदा मुझे 1 साल से कम पीरियड के लिए हो रहा है, तो वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए खर्चा है, वो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। बात को एकदम गौर से समझना। अब दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, यही पेन है, सेम पेन है, बट इस बार ये पेन 10 रुपए की नहीं है, इस बार ये पेन 10 लाख की है। कितने की है? 10 लाख की पेन है ये। इसके बिना मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा सारा ऑपरेशन इसी पे चलता है, मेरा सारा बिजनेस इसी पे चलता है। क्या ये इसी साल यूज होके खत्म हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, ये इसी साल यूज होके खत्म नहीं होगा, ये सदियों तक चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। रिपेयर भले ही हो सकता है, अपडेट भले ही हो सकता है, लेकिन ये पेन चलता रहेगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, हम एस्टिमेट करके चल रहे हैं 15 साल, 20 साल तक ये चलेगा आराम से। तो अब एक बात बताओ, क्या ये 10 लाख रुपया मेरा खर्चा है? मेरे पॉकेट से जो 10 रुपया निकला था पिछले केस में, वो मेरा खर्चा था। क्यों? क्योंकि मैंने उसका फायदा उठा के अपना यूज करके खत्म कर दिया। ये 10 लाख रुपए जो मैंने इस बार खर्च किए हैं, क्या ये मेरा खर्चा है? नहीं, ये मेरा खर्चा नहीं है, ये मेरा क्या है? ये आपका संपत्ति है। ये क्या है? संपत्ति है, असेट है, असेट है। क्यों असेट है? हम इसको असेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो मुझे इसी साल के लिए नहीं, आगे के फ्यूचर के हर साल के लिए मिलेगा, 15 साल तक। असेट के डेफिनेशन में तो हम वही पढ़े थे ना, कि जिस चीज का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंटिटी को फ्लो होगा तो वो है, उसको हम असेट बोलेंगे। तो हो गया ना ये असेट। क्या एक्सपेंस हुआ? नहीं, एक्सपेंस नहीं हुआ। क्या ये पूरा का पूरा ही असेट हो गया? नहीं 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 नहीं, पूरा का पूरा भी असेट नहीं हुआ। अगर मैंने इसको 10 लाख में खरीदा है और अगर ये 15 साल तक यूज होने का है, कैलकुलेशन के लिए समझ लो 10 साल तक यूज होने का है, इजी कैलकुलेशन के लिए। अगर मान लो कि मैंने इसको 10 लाख में खरीदा है और ये अगले 10 साल तक यूज होने के लिए है, तो ये क्या इसका मतलब है कि 10 लाख का पूरा असेट है क्या? नहीं, पूरा का पूरा असेट नहीं है। 10 लाख में जो इस साल हम जितना यूज कर लिए ना, उतना को हम खर्चा मानेंगे, और जितना अभी यूज करना बाकी है उतने को हम असेट मानेंगे। तो अब ये क्या लॉजिक है भाई? इस साल जितना यूज कर लिया और जितना यूज करना बाकी है, तो भैया देखो ना इसको कितना यूज कर सकते हो आप। अभी तो कह रहे हो ना कि इसको 10 साल तक यूज कर सकते हो, तो 10 लाख लगाया, 10 साल तक यूज कर सकता है, इसका मतलब हर साल हम 1-1 लाख रुपए का यूज करेंगे ना, तो ये जो 10 लाख का पेमेंट आपके पॉकेट से निकल रहा है ना, इसमें से 9 लाख रुपए आपका असेट में जाएगा और 1 लाख रुपए आपका खर्चा है। जब अकाउंटिंग करते हैं तो इसका थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट करते हैं, 10 लाख को असेट दिखाते हैं, फिर 1 लाख का डिप्रिसिएशन लगाते हैं। डिप्रिसिएशन क्या होता है वो सब हम लोग आगे सीखेंगे। अभी आप ऐसे समझो कि 1 लाख रुपए आपका इस साल का खर्चा है और 9 लाख रुपए आपके आगे के सालों का खर्चा है, इसलिए उसको आप इस साल के खर्चे में नहीं रख रहे हो, उसको आगे के साल में रखे हो असेट के नाम से। आई होप मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी आप लोग को, ठीक है।
तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने ये देखा कि हमारे जेब से जो पेमेंट आउटफ्लो होता है वो दो रास्ते पे जाता है, या इसके अलावा तीसरा कुछ हो ही नहीं सकता है यार, इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं हो सकता। या तो मेरे जेब से जो पैसा निकला वो या तो वो एक्सपेंस बनेगा या तो वो असेट बनेगा। अगर वो एक्सपेंस बनेगा, एक्सपेंस कब बनेगा, जब मेरे जेब से पॉकेट से पैसा निकला ना, उस जिस भी पर्पस के लिए निकला उसका फायदा मुझे सिर्फ इसी पीरियड में होगा। इस पीरियड मतलब कौन से पीरियड का बात कर रहा हूं, करंट पीरियड। मे बी वो एक साल हो, एक महीना हो, एक दिन हो, या फिर 6 महीना हो, कुछ भी हो, करंट पीरियड, करंट अकाउंटिंग पीरियड में अगर मुझे उसका फायदा आगे के सालों में भी होगा, भले वो एक ही साल आगे क्यों ना हो, तो मेरा जितना इस साल में है उतना मेरा एक्सपेंस हो जाएगा, और जितना आगे के सालों में जाएगा उतना मेरा वो असेट हो जाएगा। आई होप मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी आप लोग को। ठीक है, चलिए इतना तक तो समझ में आया कि असेट क्या होते हैं और एक्सपेंस क्या होते हैं। अभी मैं एक बात बताऊं, मैं एक बात बताऊंगा और आपका दो टॉपिक झट से क्लियर हो जाएगा। ये जो खर्चा आपने किया, जिसका बेनिफिट, नॉट बेनिफिट एग्जैक्टली बोलूं तो इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे करंट अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा, मुझे करंट ईयर में मिलेगा, उस एक्सपेंस को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंस को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आरई। ठीक है, और जिस खर्चे का फायदा हमको इस साल में नहीं आगे के सालों में मिलेगा, वो मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म और रेवेन्यू मतलब शॉर्ट टर्म, ऐसे भी आप लोग माइंड में रख सकते हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे, जो खर्चा इसी साल के लिए हुआ है, जो इसी साल के प्रॉफिट लॉस में जाएगा। प्रॉफिट लॉस मतलब जो इसी साल का नफा नुकसान कैलकुलेट जब हम करेंगे ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, तो उसमें जब हम डालेंगे तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कहां जाएगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा। आपको याद मैंने बताया था ये दो चीज होता है, एक होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एक होता है बैलेंस शीट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या बताता है, नफा नुकसान, इस साल मेरा कितना का प्रॉफिट हुआ है, कितना का लॉस है, मतलब वो परफॉर्मेंस एनालाइज करके बताता है कि मेरा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। और बैलेंस शीट क्या होता है कि बैलेंस बैलेंस जो मेरे पास बैलेंस बच गया ना, जो मेरे पास बच गया, इसमें से आप एक चीज समझ लो, ये जो लाइबिलिटी है ना और ये जो असेट है ना, ये बैलेंस शीट आइटम है, और ये जो इनकम है ना और ये जो एक्सपेंस है ना, ये हमारा पीएल आइटम है। पीएल यानी प्रॉफिट लॉस आइटम है। इनकम कमाई में से खर्चे को घटाते हैं तो हमारा फायदा निकलता है, ये फायदा को हम बोलते हैं प्रॉफिट। अगर खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है तो खर्चे में से इनकम को घटाएंगे तो मेरा लॉस निकलेगा, घाटा निकलेगा। तो ये फायदा और घाटा हमको कौन बता के देता है, हमको बता के देता है पीएल अकाउंट। ठीक है, और ये असेट होता है संपत्ति और लाइबिलिटी होता है दायित्व। हमको किसी को कितना देना है, मेरे पास कितना है, ये दोनों को हम एक तराजू में रखते हैं, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या बताता है, हमारा फिनेंशियल पोजीशन बताता है, पोजीशन हम आज के दिन में मार्केट में कहां पे स्टैंड करते हैं, मेरा क्या स्टेटस है। और पीएल क्या बताता है, परफॉर्मेंस बताता है। तो जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा ना वो कहां जाएगा, वो पीएल में जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या, कि इस साल का खर्चा, इस साल का खर्चा, तो इस साल का खर्चा है तो एक्सपेंस में डालो ना, एक्सपेंस कहां का आइटम है, पीएल का आइटम है, तो एक्सपेंस कहां जाएगा, वो पीएल में जाएगा। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्या इस साल का खर्चा है क्या, नहीं वो इस साल का खर्चा नहीं, वो अगले साल आगे के सालों का खर्चा है, वो कहां जाएगा, इस साल के बैलेंस शीट में जाएगा। क्यों, क्योंकि इस साल को बैलेंस बच गया ना, बैलेंस बच गया, वो अभी बैलेंस में है। जैसे बैंक में बैलेंस होता है ना, वैसे वो एक्सपेंस में बैलेंस है, तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। क्यों जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि वो मेरा असेट है। असेट और लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाते हैं और इनकम एक्सपेंस पीएल आइटम, पीएल अकाउंट में जाते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोग। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां जाएगा, बैलेंस शीट में, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां जाएगा, पीएल अकाउंट में। ठीक है, चलिए
इसका इलस्ट्रेशन है, हम हालांकि इसमें अभी नहीं आ रहे, मैं एक बार वापस से इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमारे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये समझ गए हम लोग, ये समझ गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, समझ गए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, समझ गए। इसके बाद हम लोग को समझना है कि रेवेन्यू इनकम क्या होता है और कैपिटल इनकम क्या होता है। वही रेवेन्यू इनकम को रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं और कैपिटल इनकम को भी कैपिटल रिसीट बोलते हैं। रिसीट मतलब यहाँ पे इनकम से ही समझ लो आप, मतलब जो पैसा आ रहा है हमको। तो भैया रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होता है, सेम लॉजिक, एकदम डिट्टो सेम लॉजिक, जो इस साल का कमाई है। जैसे आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो, आपको 10,000 रुपये की तनख्वाह मिल रही है हर महीने। आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई, आपने अपने बॉस से दरख्वास्त लगाई, वो बोले कि आप उनको, वो आपको 6 महीने का तनख्वाह एडवांस में दे दें, तो उसने आपको दे दी है। अब एक बात बताओ, 1 महीने तो आप कम करके ही जा रहे हो और 6 महीने की तनख्वाह लेके जा रहे हो, तो एक बात बताओ, आपके पॉकेट में 60,000 रुपए टोटल, कितने रुपए हैं जब आप घर जा रहे हो महीने के अंत में, तो आपके जेब में 60,000 रुपए, 6 महीने का तनख्वाह। मैं अगर पूछूं कि इस 60,000 में आप, क्या 60,000 आपका है क्या? आज के दिन, मैं पूरा नहीं बोल रहा हूं, आज के दिन आपका है क्या? अगर आप बोलोगे हाँ तो आप गलत बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई 60,000 आपके नहीं है, भले ही आपकी सैलरी है लेकिन वो एडवांस सैलरी है। वो सैलरी है जो आपने अभी तक अर्न नहीं की है, जिसके बदले आपने अपने एम्प्लॉयर को यानी अपने बॉस को सर्विस नहीं दिया। तो ये वो सैलरी है जो अभी तक आपने कमाई नहीं है, तो जो अभी तक आपका है नहीं, तो जो आपका है नहीं लेकिन आपके पास है, उसी को तो लायबिलिटी बोलते हैं। जो आपको किसी को देना है, क्या ये पैसे आपको लौटाने हैं क्या? नहीं, पैसे नहीं लौटाने, लेकिन इसके बदले आपको काम करके देना है, जिसके बदले आपको पैसा मिलता वो अब नहीं मिलेगा। तो जो मिलता नहीं मिलेगा भी तो देना ही होगा। जो मिलता हमको और नहीं मिलेगा वो भी तो देना ही हुआ, तो पैसे तो दे ही रहे हो आप। डायरेक्टली नहीं दे रहे हो, इनडायरेक्टली दे रहे हो, आप सर्विस करके दे रहे हो। अगर आप कल को सर्विस करने से मना कर दोगे तो आपको तो पैसा रिफंड करना पड़ेगा ना। मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि हर पैसा जो मेरे पास आता है वो मेरे कमाई नहीं होता है। जिस तरह से पैसा जेब से निकला तो दो रास्ते पे जा सकता है, या तो खर्चा होगा या तो असेट बनेगा। ऐसे ही पैसा अगर मेरे पास आता है तो वो दो रास्ता से आता है, या तो हम वो पैसा कमा के ला रहे होंगे या तो हम किसी से मांग के ला रहे होंगे। एडवांस में सैलरी लेना भी तो मांगना ही हुआ। तो अगर हम कमा के ला रहे हैं जो कि मेरा, उसमें सिर्फ मेरा अधिकार है, तो उसको तो हम इनकम बोल देंगे भैया। और नहीं, अगर आप किसी से मांग के ला रहे हो तो वो अभी आपका नहीं है, बाद में भले आपका हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी आपका नहीं, अभी आपको वो किसी को देना है, उसके बदले आपको किसी को कुछ देना है, तो वो क्या है, आपका लाइबिलिटी है। तो मेरे एग्जाम्पल में जो था कि 10,000 का उसका सैलरी था, 6 महीने का सैलरी उसने ले लिया एडवांस में, और 1 महीने तो काम करके जा रहा है, 5 महीने का सैलरी उसके माथे पे है अभी, मतलब क्या कर्जे के रूप में है। तो एक बात बताओ, इस 60,000 में उसकी कमाई कितनी है? तो आप ठीक से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा उसकी कमाई सिर्फ 10,000 है, जो वो इस महीने के काम करके गया है। उसको अगले 5 महीने तक आगे फ्री में काम करना पड़ेगा। तो जब तक वो काम कर नहीं देता तब तक ये जो 50,000 रुपया उसके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, ये उसका इनकम नहीं, ये उसका लाइबिलिटी है। समझ में आया? सेम लॉजिक हमारा होता है कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट में। यहाँ पे 1 महीना था, बिजनेस में 1 साल होता है। जो पैसा, जो कमाई हमारा इस पर्टिकुलर इस पीरियड का है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट। और जो हमारे पास है वो मेरा नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट का एग्जांपल, लोन, बैंक लोन। बैंक से अगर आप लोन लेते हो, एक कंपनी है जो बैंक से लोन लिया 10 करोड़ का, क्या 10 करोड़ उसका कमाई है क्या? नहीं, कमाई नहीं है, उसका क्या है, कैपिटल रिसीट है। अगर किसी कंपनी ने शेयर इशू किया, अभी आप लोग हालांकि शेयर समझोगे कि नहीं समझोगे आई डोंट नो, बट अगर किसी कंपनी ने शेयर इशू किया तो वो क्या, शेयर इशू किया मतलब पब्लिक से अगर पैसा उठाया 10 करोड़ रुपया, तो क्या वो 10 करोड़ का कमाई है क्या? नहीं, ये उसका क्या है, ये उसका कैपिटल रिसीट है।
आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट में क्या फर्क होता है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक क्या क्या देखा, क्या क्या हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्या हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्या हमारा कैपिटल रिसीट होता है और क्या हमारा रेवेन्यू रिसीट होता है। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं कि बुक में क्या लिखा है। ओके, देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट इन द ईयर स्पेंडिंग, व्हाइल कैपिटल एक्सपेंडिचर आर ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर इन विच देयर बेनिफिट्स आर यूटिलाइज्ड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसी साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा जिस साल ईयर ऑफ स्पेंडिंग। और कैपिटल एक्सपेंडिचर किस साल होगा, कैपिटल व्हाइल कैपिटल एक्सपेंडिचर आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर इन विच देयर बेनिफिट आर वेयर यूटिलाइज, इन विच देयर बेनिफिट वेयर यूटिलाइज। समझ पा रहे हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो उसी साल जिस ईयर हम खर्चा कर रहे हैं उसी साल के पीएल में चला जाएगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कब जाएगा, जिस साल हमको उसका बेनिफिट यूटिलाइज होगा। ठीक है, इट इज टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है, टाइम फैक्टर की वजह से डिफरेंस आ रहा है। देखो भैया, थोड़ा सा और मैं अगर स्ट्रेच करूं इस बात को तो मैं एक चीज बता दूं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड असेट एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड लाइबिलिटी। दो ही चीज होता है, या तो इनकम होता है या एक्सपेंस होता है। दो ही चीज होता है, इनकम ही होता है या एक्सपेंस होता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। पहले मैं बोलता था कि चार होता है, अभी भी मैं बोलता हूं चार होता है, लेकिन मैं आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा सा और आगे पुश कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा आप लोग का थिंकिंग पावर डेवलप हो कि भैया जिसको आप असेट बोल रहे हो ना, कहीं ना कहीं वो भी खर्चा ही है। ये पेन हम 10 रुपए का खरीदें तो भी, 10 लाख का खरीदें तो भी है खर्चा ही। क्यों, इसका फील करवाऊंगा मैं भी आपको। 10 रुपया का है तो इसी साल यूज करके खत्म कर दिए, यही ना। और अगर 10 लाख रुपए का है तो इसको इसी साल में नहीं 10 साल में यूज करेंगे, यही ना। बस इतना ही फर्क है ना, अरे टाइमिंग का ही फर्क है ना। महीना भर यूज किए तो खर्चा और 10 साल यूज किए तो एसेट। तो असेट क्यों, असेट इसीलिए क्योंकि इस साल बच गया ना, इस साल पूरा यूज नहीं हो पाया ना, इस साल यूज करने के बाद बच गया ना, 9 साल का पावर इसमें और बच गया ना। तो अगर आप एक साल का टर्म देख रहे हो तो आपको अगले 9 साल के लिए असेट दिख रहा है, लेकिन आप टर्म ही 10 साल का देखो तो, आप टर्म ही अकाउंटिंग पीरियड ही 10 साल का देखो तो फिर आपको ये असेट दिखेगा कि एक्सपेंस दिखेगा। तो ये तो हमारे देखने के नजरिया के ऊपर है कि हम उसको देख क्या रहे हैं। 10 रुपया का एक्सपेंस भी अगर कर रहे हैं तो उसमें अगर डेली बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे तो वो भी एक दिन के लिए खर्चा और 29 दिन के लिए एसेट माना जाएगा। 10 रुपया का पेन भी, तो सेम लॉजिक है। तो असेट और एक्सपेंस कुछ नहीं है, असेट इज जस्ट द एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस। अगले 9 साल के एक्सपेंस को अगर एक्यूमुलेट करते तो वो आज के दिन में असेट बन जाएगा। और सेम विद लाइबिलिटी, इनकम इज नथिंग बट द एक्यूमुलेटेड लाइबिलिटी, सॉरी लाइबिलिटी इज नथिंग बट द एक्यूमुलेटेड इनकम। 60,000 क्या एक तरह से कमाई तो है, वो मेरे 5 महीने का कमाई, 6 महीने का कमाई है। तो क्या किया, 6 महीने की कमाई को एक साथ जोड़ दिए तो मेरा लाइबिलिटी बन गया। तो वही चीज है, थोड़ा सा क्या है, टाइमिंग डिफरेंस है। क्या लिखा है देखो, बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर अल्टीमेटली ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अल्टीमेटली वो पीएल अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा, बिल्कुल अल्टीमेटली वो पीएल अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है, कंसिडरेशन इन डिटरमिनिंग द कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किस क्या क्या चीज कंसीडर करेंगे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करने में, मतलब किसको कौन सा पॉइंट हमको ये तय करके बताएगा कि ये एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस। तो भैया जो जिस चीज का धंधा कर रहा है ना, वो उसके लिए हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे अगर हम ये फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं, हम बिजनेस ही कर रहे हैं फर्नीचर का, हम फर्नीचर खरीद के ला रहे हैं और फर्नीचर बेच रहे हैं, तो ये फर्नीचर खरीदना तो मेरा रोज का काम है, फर्नीचर खरीदना तो मेरा रोज का काम है। तो फर्नीचर मेरे लिए क्या है, खरीदना क्या है मेरे लिए खर्चा है, फर्नीचर बेचना मेरा कमाई है, कमाई में से खर्चा लेस करके मेरा प्रॉफिट आएगा। लेकिन से फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्नीचर बेचने का कोई धंधा नहीं, मेरा पेन का बिजनेस है,
लेकिन बिजनेस है तो ऑफिस में तो फर्नीचर लगेगा। क्या वो फर्नीचर हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं? नहीं। वो फर्नीचर हम अपने ऑफिस में यूज करने के लिए खरीद रहे हैं। क्या उसको हम इसी साल यूज करके खत्म कर देंगे? नहीं। वो फर्नीचर 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल, जितना साल रहना होगा रहेगा। तो क्या वो मेरा खर्चा है इस साल का? नहीं। वो क्या है? असेट है। पर्सपेक्टिव बदल गया। दोनों केस में सेम था, परचेज ऑफ फर्नीचर ही था। लेकिन अगर मेरा बिजनेस सेम चीज में डील कर रहा है तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन अगर मेरा बिजनेस अलग चीज में डील कर रहा है तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस। उसके बाद आता है रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब ये कितनी बार होता है, कितना फ्रीक्वेंटली होता है। अब एक बात बताओ, हम कार खरीदे, बिजनेस में कार खरीदे। कार खरीदना क्या बार बार होते हैं? क्या डेली बेसिस पे कार खरीदते हैं? क्या नहीं, वन टाइम होता है। एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार, मतलब जो भी हो, रिपीटेटिव नहीं होता है। तो कार खरीदना क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो बार बार नहीं होता वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उसमें जो तेल डलाते हैं, पेट्रोल डलाते हैं, डीजल डलाते हैं, वो क्या है? वो तो बार बार है, जितनी बार डलाओगे उतनी बार चलेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि पेट्रोल का फायदा हमको कितना देर मिलेगा, जितनी देर चला के खत्म करो खत्म होगी। कार का फायदा इस साल मिलेगा, अगले साल मिलेगा, उसके अगले साल मिलेगा, उसके अगले साल मिलेगा, सो ऑन। तो जो लंबा चलेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो छोटा चलेगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो बार बार होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो एक बार होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी अब समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, एक बार रीड कर लीजिएगा, ये सब कोई खास नहीं है। पर्पस ऑफ एक्सपेंस, किस पर्पस से हम खर्चा कर रहे हैं। अगर मेरा कोई मशीन है, बड़ा सा मशीन है, क्या है मेरा? असेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मशीन है तो कैपिटल एक्सपेंसिव है ना, रोज जरूरत है थोड़ी है। लेकिन उस मशीन को हम रिपेयर करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? रिपेयर करा रहे हैं। तो रिपेयर कराने मतलब थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो रिपेयर करा रहे हैं, मेरा उसमें 500, 1000 रुपया, 2000 रुपया खर्चा हो गया। तो ठीक है भाई, रिपेयर का इतना क्या है? रिपेयर तो ठीक है, होता रहता है। रिपेयर का उतना क्या है? छोटा सा अमाउंट है तो ठीक है, पर्पस ऑफ एक्सपेंस देखेंगे हम। उसको क्या करेंगे? रेवेन्यू मान के पीएल में डाल के खत्म कर देंगे। लेकिन एक बात है, हम ओवरहॉलिंग करा रहे हैं, बहुत ओवरहॉलिंग करा रहे हैं कि मेजर उसका कैपेसिटी चेंज हो जाएगा, उसका प्रोडक्टिविटी चेंज हो जाएगा, एफिशिएंसी चेंज हो जाएगा, वो ज्यादा अच्छे से काम करने लगेगा। तो क्या इसका फायदा हमको सिर्फ इसी साल मिलेगा? नहीं, उसका फायदा हमको अगले साल भी मिलेगा, उसके अगले साल भी मिलेगा, एंड सो ऑन। तो वो ओवरऑलिंग में खर्चा भी बड़ा सा लगेगा। तो वो खर्चा मेरा क्या हो जाएगा? वो मेरा फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अगर मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग। तो वही देखेंगे हम लोग, पर्पस देखेंगे एक्सपेंस का। फिर हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। क्या कोई जो खर्चा करने से मेरे बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट करने का कैपेसिटी अगर बढ़ जा रहा है, रेवेन्यू जनरेट करने का कैपेसिटी बढ़ जा रहा है मतलब कि मेरे में कुछ ग्रोथ आ जा रहा है, तो ऐसे खर्चों को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, क्योंकि उसका फायदा हमको लॉन्ग टर्म में होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो फिर वो हमारा नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखो, if expenditure helps to generate revenue for more than over one accounting period, it is generally called capital expenditure। अगर एक साल से ज्यादा के हमको फायदा देगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, सिर्फ करेंट पीरियड में देगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मटीरियलिटी ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व, मटीरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंस, लास्ट क्लास में बताए थे। अमाउंट जितना बड़ा होगा मटीरियलिटी उतना बड़ा होगा। तो अगर मटीरियल ज्यादा है तो इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर मटीरियलिटी कम है तो इसका मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इस तरह से हमारा जो डिटर्मिनेशन का पॉइंट था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसका बाद इलस्ट्रेशन आ गए। इलस्ट्रेशन 1 है, इलस्ट्रेशन फिर 2 है, और उसके कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट सेम, ऊपर जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है, सेम इधर कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट दिया है। और कुछ डिस्कशन करने के बाद इसके भी एग्जांपल्स हैं। इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 4, 5, 6 है। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाता है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। एक बार के लिए एक एग्जांपल के लिए मैं एक इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लेना चाहूंगा, ताकि आप लोग को भी क्लियर रहे कि एक्चुअली में होता क्या है इस चैप्टर में। तो देखिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए क्या है, स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। रीजन के साथ बताइए क्या जो ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है ये ट्रू सही है, ये गलत है। पहला है ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ओवरऑल का खर्चा है
जो सेकेंड हैंड मशीनरी पे मैंने, तो सेकेंड हैंड मशीनरी तो ऐसे मैंने कहीं से पुराना सेकेंड हैंड खरीदा है, उसको मैंने ओवरऑलिंग, ओवरऑलिंग में मैंने अभी क्या डिस्कस किया, ओवरऑल करने से उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा, जिसका फायदा मुझे लंबे समय में होगा। तो क्या ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है तो ये क्या होगा? फॉल्स। ठीक। फिर कह रहा है मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इन, मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं कुछ पैसे खर्च कर रहा हूं, मनी स्पेंट टू रिड्यूस अब वर्किंग एक्सपेंस, मतलब वर्किंग एक्सपेंस कम करने के लिए मैं अगर कुछ पैसे खर्च कर रहा हूं, इसका थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मान लो मेरे ऑफिस में 4 लोग काम करते हैं, वो 4 लोग बैठ के रजिस्टर मेंटेन करते रहते हैं, उस चारों को मैं 10-10 हजार की सैलरी देता हूँ। ठीक है, तो मैं महीने का 40 हजार उनको सैलरी देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने 60 हजार रुपये में एक कंप्यूटर खरीद के ले आया, 60 हजार में कंप्यूटर खरीद के ले आया, और उस पे एक ट्रेंड बंदे को 15 हजार रुपये देके महीने पे बैठा दिया। जो काम वो 4 लोग कर रहे थे मिलके, 40 हजार का हर महीने मुझे खर्च हो रहा था, वो काम अब मेरा 15 हजार पे हो जाएगा, बस मेरा 60 हजार का जो खर्चा लगा वो लगा। तो ये जो 60 हजार का मैंने खर्चा किया ताकि 40 हजार का खर्चा मेरे हर महीने का रुक जाए, तो ये क्या है? मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस। तो ये 60 हजार मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि इसका फायदा मुझे लंबे समय में होगा, इसका फायदा मुझे लंबे समय में होगा। तो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यहाँ पे ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो ये क्या है? फॉल्स। ये भी है फॉल्स। फिर क्या है? लीगल फीस टू अक्वायर प्रॉपर्टीज कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, अरे भैया मैंने ये पेन खरीदा 10 रुपए में, सॉरी पेन का दाम मैंने चुकाया 10 रुपया, लेकिन ये पेन को खरीदने में मेरा खर्चा लग गया 2 रुपया। तो एक बात बताइए, मेरा पेन कितने का पड़ा? हमको कितने का पड़ा? मेरे कितने, मेरा हमको उससे मतलब नहीं, हमको कितने का पड़ा? 10 रुपये का हम खरीदे, 2 रुपया खरीदने में खर्चा लगा, 12 रुपये में पड़ा। तो सेम हम अगर जमीन खरीदते हैं, जमीन खरीदे 10 लाख का, और कोर्ट कचहरी का पेपर बनाने में हमको 50 हजार खर्चा हो गया, 1 लाख खर्चा हो गया, तो बताओ हमको जमीन कितने का पड़ा? 11 लाख का पड़ा ना। तो 1 लाख को जो आप लीगल एक्सपेंस पे कर रहे हो, वो कहाँ क्या कर रहे हो? आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अलग से खर्चा दिखा रहे हो क्या, या उसी के साथ चिपका दे रहे हो? उसी के साथ चिपका दे रहे हैं, तो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ, ट्रू। नेक्स्ट क्या है? अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फी टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट फॉर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग्स टू प्लेंटिफ लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं, लॉयर का फीस दे रहे हैं ताकि वो सूट क्लेम करेगा कि दूसरे का बगल का जो जमीन है वो उसके से बिलोंग करता है। तो इतना लॉयर का खर्चा जो है, एक तरह से ये लॉयर का, वकील का खर्चा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ये हमारा भैया ऐसे कुछ भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो जाता है, फॉल्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। फिर अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ, क्या आ गया बीच में, worn आउट पार्ट ऑफ मशीनरी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अरे नहीं भैया, स्पेयर पार्ट है, स्पेयर पार्ट को, बॉल बियरिंग का खर्चा को हम कैपिटल में डालते रहेंगे तो फिर हो गया। तो क्या है? worn आउट पार्ट, कुछ टूट फूट गया तो उसको हम अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो मेरा क्या है? रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्यों है भाई? क्योंकि एक तरह से ये रिपेयर का काम है ना, ये मेंटेनेंस का काम है। 6 में क्या कह रहा है? expenses incurred on the repair and white washing for the first time on purchase of an old building are in। अरे भैया, रिपेयर करने से और व्हाइट वॉश करने से थोड़ी उसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा सालों सालों के लिए? बढ़ेगा क्या? क्या उसका फायदा मुझे अगले 2 साल 3 साल 4 साल के लिए होगा क्या? नहीं ना। तो सिंपल रेवेन्यू है। सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग दिया हुआ है, माय मिस्टेक। ओल्ड बिल्डिंग दिया हुआ है, तो ओल्ड बिल्डिंग को मैंने अगर खरीदा है तो उसको पहले रिपेयर करा के मैं उसमें रहने जाऊंगा, ऑब्वियसली रिपेयर से उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा, तो ये हमारा रेवेन्यू होगा नहीं होगा, ये हमारा कैपिटल होगा। सो फॉल्स। ठीक है, उसके बाद है हमारा एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हॉल इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ट्रू। अगर सिनेमा हॉल मैंने खोला है तो सिनेमा हॉल खोलने के लिए लाइसेंस लगता है, लाइसेंस के लिए बहुत अच्छी खासी मोटी रकम चुकानी पड़ती है, तो वो लाइसेंस ऑब्वियसली 1 साल का तो नहीं होगा, नहीं 1 साल से ज्यादा का होगा, तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है बिल्कुल। फिर क्या अमाउंट स्पेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स व्हिच वेयर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिनेमा हाउस एंड वेयर डिमोलिश्ड व्हेन द सिनेमा हाउस वाज रेडी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ,
सिंपल सी बात है, मैं सिनेमा हॉल बनाने में तो जो भी खर्चा लग रहा है वो एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। अब सिनेमा हॉल हम बना रहे हैं, हमको सिनेमा हॉल बनाने में 10 करोड़ का लागत है, 10 करोड़ लगेगा सिनेमा हॉल बनाने में। अब टाइम लगेगा 2 साल। तो वहां जो मजदूर रह के काम करेंगे उनको भी तो अपना घर चाहिए ना, जहाँ पे वो रहेंगे, रात को सोएंगे। 2 साल तक कहाँ रहेंगे, रोड पे रहेंगे थोड़ी। तो एक उन्होंने झोपड़ी टाइप का कुछ बना लिया, उस बनाने में अगर 1-2 लाख रुपए खर्चा हो गया, तो 1-2 लाख क्या है, वो हम ऐसा समझेंगे कि सिनेमा हॉल बनाने में वो 1-2 लाख खर्चा हुआ। तो सिनेमा हॉल जो हम 10 करोड़ का कैपिटलाइज कर ही रहे हैं, तो हम ये 1-2 करोड़ को भी, सॉरी 1-2 लाख को भी उसी के साथ कैपिटलाइज कर दें। समझ पा रहे हो? तो ये इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रू। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कोई भी खर्चे को कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसाइड करते हैं, कैसे रेवेन्यूज में। थोड़ा सा बस मेन चीज दिमाग में इस तरह से लेके चलो, बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होगा तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कम अमाउंट इन्वॉल्व होगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर वो नॉन रिकरिंग होगा, मतलब बहुत रेयर रेयर टाइम होता है, बहुत कम टाइम होता है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बहुत फ्रीक्वेंटली होता है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये सब कुछ कुछ पैरामीटर्स है जिसे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और सेम गोज विद कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, इन द सेम मैनर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट, जिस तरह से हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में किया ना, ऐसे। और उसका हमारा इलस्ट्रेशन है, आई सजेस्ट कि एक बार इलस्ट्रेशन आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। और ये सॉल्यूशन दिया भी हुआ है, पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद का जो यूनिट है। इसके बाद आई गेस कंटीजेंट लाइबिलिटी, हाँ कंटीजेंट असेट एंड कंटीजेंट लाइबिलिटी का यूनिट है, हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और उसके बाद हम लोग का जो भी बचा हुआ है उसको खत्म करके हम लोग नेक्स्ट अकाउंट्स का जो मेन जहां से स्टार्ट होता है, जर्नल लेजर, वो सब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारा ये जो एफर्ट है वो अच्छा लग रहा होगा, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग का कुछ कंसर्न है, कोई रिकमेंडेशन है, कोई एडवाइस है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे सुन के। आप मुझे बता सकते हो, कमेंट में डाल सकते हो, या मुझ तक पहुंच के मेरा नंबर आपके पास होगा तो वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, बाकी कोई भी डाउट होने के लिए आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज हम अपना क्लास यही खत्म करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। ओके।